साथियों नमस्कार। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि भारत की जो राजत्व व्यवस्था है यह किस किन बिंदुओं से और कहां कहां कैसे कैसे इसकी आवश्यकता पड़ी। राजत्व व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक इस बात को समझना होगा कि मनुष्यों द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहा गया और मनुष्य अपने लिए इनको बनाया था एक एक सामाजिक समझौता के सिद्धांत के तहत कि वो किस तरह से कार्य करेगा, किस तरह से व्यवस्थाओं को चलाएगा। और इसी कड़ी में मनुष्यों ने अपने रहने के लिए एक सिद्धांत बनाया, उसी को राजत्व का सिद्धांत कहा गया। देखिए, हम आपसे चर्चा करेंगे कि इसको समझने के लिए सबसे पहले हम प्रथम मानवीय संस्कृति अथवा प्रथम मानवीय सभ्यता की चर्चा करेंगे और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये थी सिंधु घाटी की सभ्यता, जो पहली मानवीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कुलीन तंत्रात्मक शासन का उल्लेख मिलता है और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि पुजारियों के शासन का विशेष उल्लेख मिलता है। पुजारियों का शासन, पुरोहितों का शासन, ये सिंधु घाटी सभ्यता में इसका उल्लेख मिलता है। आगे आपको हम बताएंगे कि दूसरी जो मानवीय सभ्यता थी उसको कहा गया आर्य सभ्यता और इस आर्य सभ्यता में राजतंत्रात्मक शासन का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में राजा जनता द्वारा चुना जाता था। राजा को जो स्वेच्छा से मिलता था वह राजा उसको भेंट स्वरूप लेता था, इसे बलि कहा गया। लेकिन बाद में राजा का पद पैतृक हो गया और राजा निरंकुश शासन बन बैठा और यहाँ तक कि राजा का पद जो है वो पैतृक हो गया। वो एक के बाद एक राजा बनते चले गए। कहीं न कहीं से एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था बाद में बना और ये राजतंत्र का एक सुदृढ़ रूप देखने को मिला। आगे हम आपसे चर्चा करेंगे कि उसी समय राजा की सहायता के लिए सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं राजा ने बनाया था। किस काल में? वैदिक काल में। यानी राजा खुद निरंकुश था लेकिन अपनी सलाह के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसे सभा और समिति कहा गया। आगे के चरण में चर्चा किया जाएगा। देखिए, मौर्य काल की हम चर्चा करेंगे जहां से एक संगठित शासन की व्यवस्था की आहट मिलती है। इसमें जो है विशेष उल्लेख चाणक्य के का मिलता है। चाणक्य, आचार्य कौटिल्य जो थे, ये कहीं न कहीं से उस समय तात्कालिक भारत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक संगठित शासन की स्थापना की। पहली बार टॉप क्लास की न्यायपालिका की व्यवस्था की गई और न्यायपालिका में पहली बार जो है दीवानी और फौजदारी दोनों न्यायालयों को अलग किया गया। किस काल में? मौर्य काल में। आगे आप ध्यान देंगे कि अशोक जब बैठता है तो अशोक एक स्टैंडर्ड क्लास की शासन व्यवस्था करता है। शिलालेखों में अपने वो जो है शिलालेख खुदवा के पूरे साम्राज्य की चारों तरफ बढ़वा देता है। और उसमें एक चीज और ध्यान देंगे, वह अशोक जो है क्या करता है, राजा अपने प्रजा को पुत्रवत मानता है। यानी अशोक अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता है। कहीं न कहीं से टॉप क्लास की व्यवस्था का जो है एक प्रमाण, जीता जागता उदाहरण है, प्रमाण है। आगे आपसे चर्चा की जाएगी मौर्य काल के बाद गुप्त काल की व्यवस्था। गुप्त काल जो बढ़िया टॉप क्लास का एक बहुत बड़ा, प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है गुप्त काल को। इसी काल में जो है एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए जिनके दरबार में 9 विद्वानों का एक संग्रह निवास करता था जिसे नवरत्न कहा जाता था। महाकवि कालिदास नवरत्नों में सिरमौर थे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बढ़िया क्लास की, जो एक टॉप क्लास की शासन व्यवस्था गुप्त काल में स्थापित हुई थी। एक यूं कह लीजिए कि बहुत बढ़िया ढंग की न्यायिक व्यवस्था और उनका शासन तंत्र, उनकी आर्थिक व्यवस्था, सब कुछ एक व्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। आगे स्टेप में आपसे चर्चा की जाएगी। वर्धन काल में हर्षवर्धन का विशेष उल्लेख मिलता है जो दानप्रिय था। आप जानते हैं कि एक धार्मिक शासन था हर्षवर्धन का। आगे आप बात होगी तो एक ध्यान आएगा आपका राजपूतों का। राजपूतों का असंगठित शासन था, लेकिन राजपूत असंगठित थे जरूर, लेकिन राजपूतों में सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी वो क्या थी? न्यायप्रियता थी। राजपूत न्यायप्रिय बहुत थे। राजपूतों की संस्कृति टॉप क्लास की थी। सभ्यता थोड़ा सा उथल पुथल थी। इनकी राजधानियां बदलती रहती थी, कहीं न कहीं से युद्ध प्रिय थे। लेकिन इनका जो राजत्व सिद्धांत देखा जाए तो वो राजतंत्रात्मक था, लेकिन जनता के प्रति ये बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे। आगे कड़ी में आपसे चर्चा होगी। यहीं से इसके बाद से शुरू होता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में आपको बताना चाहेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये 2 भागों में बांटा गया। दिल्ली सल्तनत में पूरी तरह से इस्लामिक संस्कृति, इस्लामिक सभ्यता, इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन कहीं न कहीं से इसके जस्ट बाद जब मुगल आते हैं तो मुगलों ने भारतीय
सभ्यता और संस्कृति से मेल मिलाप किया, विशेषकर अकबर का नाम आता है, जिसने भारतीय संस्कृति और इस्लामिक संस्कृति का एक समन्वय किया। कबीरदास, तुलसीदास या नानक, इन लोगों का भी उसी समय थोड़ा सा एक शासन कह लीजिए कि उनका भी एक उपदेश था समाज में, एक दशा और दिशा थी, और इसका जो है भारत की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ा। अकबर ने जो है कहीं न कहीं से हिंदुओं को, मुसलमानों को करीब लाने का प्रयास किया, और समुदाय के लोगों को मुसलमानों के करीब लाने के एक साझी संस्कृति की स्थापना करने का काम किया बादशाह अकबर ने। और आगे की कड़ी में आपको बताएंगे हुमायूं और शाहजहां, इन लोगों के भी छोटे थोड़े बहुत योगदान थे। औरंगजेब शुद्ध इस्लामिक तरीके से शासन किया। अब हम आगे की कड़ी में आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद यहाँ शुरू होता है आंग्ल काल, और आंग्ल काल में ब्रिटिश शासन जो पूरी तरह से ईसाई व्यवस्था पर आधारित थी। और ब्रिटिश शासन में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये लोग जो है खुले तौर पर ईसाई तरीके से काम किया करते थे यहाँ, लेकिन बाद में जब इंटरनेशनल दबाव पड़ा या कहीं न कहीं से इन लोगों ने भी एक स्टेप बाय स्टेप जो है कानून पास किया, कहाँ से, ब्रिटिश संसद से, और उसको जो है यहाँ पे लाके शासन करते थे। और इसकी भी चर्चा किसी क्लास में आगे हो जाएगी। और आगे उसके बाद बता दें, भारत की आज़ादी के बाद कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। और इस संविधान निर्मात्री सभा में जो है भारत के एक टॉप क्लास के जो है विश्व के सबसे बड़े संविधान की रचना की गई और इसे लागू किया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो भारत का राजत्व सिद्धांत है वो कहीं न कहीं से प्राचीन काल से लोकप्रिय था और बहुत बढ़िया व्यवस्थित राजत्व सिद्धांत भारत का था। और इसी से जो है भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो अपने आप में कहीं न कहीं से सर्वश्रेष्ठ थी, उत्तम थी और बहुत बढ़िया क्लास थी और जो चलती आ रही थी। धन्यवाद।